हाय ऑल, वेलकम टू एग्जामशाला। इन दिस वीडियो, आज की इस वीडियो में हम 4 मार्च 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे आपको सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ टुडेज़ न्यूज़, आज की जो मुख्य न्यूज़ है वो है गुजरात बजट के बारे में। आपको पता है कि 21 मार्च को जीपीएससी क्लास 1-2 की एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट को या इस एनालिसिस को बनाया गया है। हमारा काम है कि उस बजट के कुछ की पॉइंट्स को देखना, ताकि हमारे पीटी के एग्ज़ाम में वो काम आ सके। अब आप देख रहे होंगे कि मार्केट में बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, पूरी स्कीम डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक स्कीम के एक एक एलोकेशन के कितने पैसे दिए, क्या हुआ, कितने साल की है, छोटी छोटी मॉडलिटीज़। लेकिन इतनी छोटी छोटी मॉडलिटीज़ हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बजट से जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे और बाकी के क्वेश्चन भी एलिमिनेशन फॉर्म में आएंगे। यानी आपके पास स्टेटमेंट्स होंगे एंड यू हैव टू एलिमिनेट द स्टेटमेंट्स। ओके, सो वी नीड टू स्टडी एज मच एज फॉर आवर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जितना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो उतना ही पढ़ना है। अभी टाइम कम है, एग्ज़ाम आने वाला है, सो आप स्टैटिक और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। इन बजट्स के कुछ की पॉइंट पे ध्यान दीजिए। 1.5 घंटे के, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के बजट की वीडियोज़ जहाँ सारे के सारे पूरा बजट लेके एक्सप्लेन किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेन की एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बजट से जुड़े हुए पहले कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि बजट से जुड़े हुए पॉलिटी का क्या सेक्शन है। दूसरे सेक्शन में देखेंगे कि बजट जो है वो गुजरात का बजट किन किन सेक्टर से बनता है, यानी कितनी रेवेन्यू है, कितनी एक्सपेंडिचर है, पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है, कितने टैक्स लगते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ मेजर इंक्रीज़ और डिक्रीज़, यानी किस सेक्टर्स में मेजर इंक्रीज़ हुआ है मनी के एलोकेशन में और किस सेक्टर में मनी के एलोकेशन में डिक्रीमेंट हुई है, सीइंग टू द कोविड सिचुएशन। कोविड के सिचुएशन को देखते हुए किस सेक्टर में इंक्रीमेंट हुआ है, किस सेक्टर में डिक्रीमेंट हुआ है, इसको हम देखने वाले हैं। दूसरा बार क्या है कि दूसरे पास हमने कुछ मेजर स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, उन्हीं मेजर स्कीम्स को आपके लिए स्पेसिफिकली जीपीएससी क्लास 1-2 के लिए सिलेक्ट किया गया है, ताकि आप उन स्कीम्स को याद रखें। बाकी पूरी स्कीम, ऐसे तो 150 स्कीम चलाती है गवर्नमेंट, सबको याद करना, सबके एलोकेशंस, दैट इज़ नॉट गुड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी हैव सर्च्ड एंड सीव्ड द स्कीम्स सो दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो नाउ मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द बजट। सो ये आप देख रहे हैं श्री नितिन पटेल, ठीक है। नितिन पटेल जी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं। गुजरात में उन्हें नाना मंत्री भी कहते हैं, और उन्होंने अपने आप में एक खास रिकॉर्ड भी कायम किया है। वो क्या रिकॉर्ड कायम किया है वो हम देखते हैं। सो बजट पहले देखेंगे कि बजट होता क्या है। सिंपल भाषा में समझे तो बजट कुछ नहीं है, इनकम और एक्सपेंस का एक एस्टिमेशन है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल लैंग्वेज, तो व्हाट इज़ बजट? बजट इज़ नथिंग बट इट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ वॉट एवर वी आर गोइंग टू गेट। हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं, बदले में कितने पैसे जाने वाले हैं, उसका ही एस्टिमेशन को हम बजट कहते हैं। और इसको कानूनी रूप से, यानी कि बजट जैसा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ओके, सो इट इज़ नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Budget is known as the annual financial statement, which is under 112, that is article 112 of the constitution। 112 में जो आर्टिकल है वो क्या है? यूनियन बजट के लिए है। और वही चीज़ स्टेट बजट में क्या है? 202 से लेके 208 तक स्टेट बजट्स के प्रावधान है। 112 से लेके 1118 तक लेकर यूनियन बजट्स के प्रावधान है। तो अगर पॉलिटी में आपसे पूछा जा सके कि भाई एक सेंट्रल बजट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो उसको सपोर्ट करते हैं वो कहाँ है, तो 112। सिमिलरली 110 क्या है, तो 110 बताता है मनी बिल के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पॉलिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी बजट के बारे में पूछे जा सकते हैं। नाउ मेनली द बजट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, मीनिंग जितने रेवेन्यू मतलब जितना हमें अर्निंग होने वाला है, और जितना कैपिटल जितना पैसा हमारे पास आने वाला है, और जितना भाड़ा। रेवेन्यू इज़ अ काइंड ऑफ अ फेयर, जो भी कैपिटल हम बनाते हैं। सपोज़ करिए कि आपने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी से जितनी अर्निंग हो रही है दैट विल बी पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। सिमिलरली अगर आपने कहीं से पैसा उठाया, तो वो जो पैसा आएगा जिसको आप जाके आगे जाकर किसी कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड द कैपिटल रिसिप्ट। So it is revenue receipt and this is capital receipt. So budget is what? It costs number 1 estimation of revenue as well as the capital receipt. Second is it is the ways and means to raise revenue.
थर्ड, इट एस्टिमेट्स द एक्सपेंडिचर। पहले दो रेवेन्यू को बढ़ाएंगे, रेवेन्यू का एस्टिमेशन करेंगे, फिर तीसरे बार में क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, तीसरे बार में करेंगे कि एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन। फिर चौथा पार्ट क्या है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, दैट इज़ व्हाट पॉलिसी, द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। कौन सा टैक्स लगाना है, कहाँ से टैक्स कम करना है, कितने स्लैब में लगाना है, 2 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, कितने स्लैब में रखना है, कितने लोगों पे कितना टैक्स लगाना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बजट में ही आती है। और लास्टली डिटेल एक्सपेंडिचर्स ऑफ फिगर्स, यानी कि जितने हमारे कॉस्ट हैं, पहले पिछले साल में हमने कितना पैसा एलोकेट किया, उसमें कितना खर्च हुआ, उस पैसे में हमने कितना कर्ज लिया था, आज भी कितना कर्ज में है। सो वो सारे जो फिजिकल फिगर्स है वो भी, यानी बजट में 5 चीज़ें होती है। रेवेन्यू और कैपिटल का एस्टिमेशन होता है, उसके बाद उसका एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन होता है, जो टैक्सेशन होते हैं, और पिछले बजट के कुछ फिगर्स होते हैं। तो बेसिकली बजट कंसिस्ट ऑल दीज 5 थिंग्स। सो इफ़ यू आर गिवन इन MCQ टू एलिमिनेट द पॉइंट्स, you can easily eliminate by using these points. Now let's move on to the specifically Gujarat budget. Okay, before going that, we should also see about the stages of enactments of the budget. Budget कैसे पास होता है, सेंट्रल असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, तो उसके मुख्य तरह कुछ 5 या 6 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज क्या होता है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, अगर सेंटर में है तो निर्मला जी, और अगर स्टेट में है तो, अगर गुजरात के स्टेट में है तो जैसे नितिन पटेल हुआ, ठीक है, बिहार में है तो डिप्टी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तारकेश्वर प्रसाद, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करते हैं प्रेसिडेंट और वहाँ की अध्यक्ष की सहमति से लेकर, और उसके बाद उसको एक प्रेजेंटेशन, यानी कि बजट स्पीच पे प्रेजेंटेशन होता है। उसके लिए स्पेशल लीव लेनी पड़ती है और बजट सेशन शुरू होता है। बजट सेशन कौन शुरू करता है, तो सेंट्रल में, यूनियन में शुरू किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, और स्टेट में बाय द गवर्नर। ओके, देन हैपन्स द जनरल डिस्कशन। बजट एक बार जब पेश हो जाता है, उसके बाद उस पर एक आम चर्चा होती है। आम चर्चा होने के बाद स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंट, यानी बजट में, पार्लियामेंट में आपने पढ़ा होगा अलग अलग डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं, फाइनेंस की, पब्लिक अकाउंट की, सिक्योरिटी की, वो सारे कमेटियों में उनके स्पेसिफिक बजट जाते हैं, उन पर चर्चा होती है। फिर वो कमेटी अपनी एक रिपोर्ट फिर से पार्लियामेंट में भेजती है, और फिर उसके बाद उन पर वोटिंग होती है डिमांड्स की। डिमांड्स में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, उनको जितना पैसा दिया गया है, वो सब अपने अपने डिमांड्स पर वोटिंग करवाते हैं और डिमांड को अग्री करवाते हैं। इसी स्टेज में कट का प्रावधान भी होता है। कट का प्रावधान ये होता है, कट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेंसर मोशन। ओके, सेंसर मोशन मीन्स इफ़ द अपोजिशन इज़ नॉट विलिंग विद द बजट और द पॉलिसी ऑफ द बजट, अगर बजट की पॉलिसी से सेंसर को या अपोजिशन को सहमति नहीं है, या उसको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो एक कट का प्रावधान दिया गया है पार्लियामेंट में। वो कब आ सकता है, तो वोटिंग, जब डिमांड्स पर वोटिंग हो रही होती है तभी उसे हम इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और अगर कट मोशन पास हो जाता है, इसका मतलब है कि सरकार को समर्थन नहीं, यानी गवर्नमेंट इज़ नॉट हैविंग मेजोरिटी, एंड द मोमेंट द गवर्नमेंट लूजेज द मेजोरिटी, इट इज़ नो लॉन्गर गवर्नमेंट। सो आइदर इट विल हैव टू प्रूव द मेजोरिटी अगेन एंड रीप्रूव द बजट, रीअप्रूव द बजट, और इट हैव टू dismiss the cut motion. And what type of cuts are there? So one is the policy cut, another is economy, and second is token cut. Policy cut means गवर्नमेंट, जो अपोजिशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्री नहीं करती, इसलिए वो उसमें 1 रुपये का बोलेगी कि भाई मैं आपकी पॉलिसी से एग्री नहीं करता हूँ, इसलिए मैं 1 रुपये का उसमें कमी करता हूँ। इकोनॉमिक कट मतलब 100 रुपये का, और टोकन कट मीन्स पर्टिकुलरली, ठीक है, टोकन कट्स इज गिवन बाई a specific 100 rupees of cut. Economic cut is particular amount is given, and policy cut is 1 rupees. यानी कि पॉलिसी कट में अगर गवर्नमेंट ऑपोजिशन जो है गवर्नमेंट के पॉलिसी से अग्री नहीं करती है, तो उसमें वो 1 रुपये का कट का प्रावधान देती है, प्रोविजन देती है। इकोनॉमिक कट में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, बोलते नहीं आप ये ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके पास इतने खर्च करने की क्षमता नहीं है, आप पैसे को कम करिए और इसमें इतना पैसा कम खर्च करिए, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट बताकर कट किया जाता है। और थर्ड इज़ टोकन कट। टोकन कट में अपनी असहमति को दिखाने के लिए 100 रुपये का एक कट किया जाता है। ये 3 तरह के कट कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो जब वोटिंग हो रही होती है डिमांड पे तभी, और सिर्फ राज्यसभा में नहीं हो सकते हैं, सिर्फ लोकसभा में हो सकते हैं, और स्टेट में कहाँ हो सकते हैं, तो विधानसभा, विधान परिषद में नहीं। दैट इज़ ओनली ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन इट हैपन्स टू द पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल। एज वी नो, कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ रिटन दैट नो बिल और नो मनी कैन बी टेकन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कोई पैसा आप नहीं निकाल सकते।
तो ये अप्रूवल, यही अप्रोप्रिएशन बिल। डिमांड पे जब बात होगी, अब डिमांड के बाद पैसे चाहिए तो पैसे का कहाँ आता है, अप्रोप्रिएशन बिल मिलता है। फिर जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल मिलता है तो वहाँ से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहाँ से पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। एंड आफ्टर डैट फाइनली passing of the finance bills. Finance bills mostly contains of the financial regulations, rules, acts, taxation के procedures and all. Okay, so the proponents or the process of enactment of budget consist of general discussion, scrutiny by the government committees, voting on demand, which includes cuts also, passing of the appropriation bill, and finally passing of finance bills. Now let's move on to the specific Gujarat budget. Before talking about the Gujarat budget specifics, here so there are some facts. Nitin Patel has made a record. What record? I have told you earlier in this video that Nitin Patel has been the 9th minister, consecutive finance minister टू प्रपोज अ बजट, यानी कि गुजरात जैसे स्टेट में कंटिन्यू 9 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है नितिन पटेल ने। इससे पहले ये रिकॉर्ड किनके पास था, तो ये वजूभाई वाला के पास था। उन्होंने 17 बार जो है कंटिन्यू 17 बार टोटल दिया था, और इन एक बार में 7 बार, एक बार में 6 बार, एक इस तरह करके अलग अलग टाइम में फिर 7, इस तरह करके उन्होंने बजट पेश किए थे। लेकिन नितिन पटेल ने कंटिन्यूसली 9 बार पेश करके रिकॉर्ड बनाया। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा बार, यानी कि द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स बजट प्रेजेंटेड बाय मिस्टर वजूभाई वाला, विच इज़ नाउ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। ओके, हाईएस्ट बजट इन द हिस्ट्री, दैट मीन्स जो बजट आज पेश हुआ है या 3 मार्च को पेश हुआ है वो है 2,27,000 करोड़ का। ये गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है, यानी सबसे बड़ा अमाउंट में सबसे मोस्ट वॉल्यूमिनस budget is this, and it is also a paperless budget. Now if you are talking about the paperless budget, during the COVID times governments have decided to issue the paperless budget. It is also what, reducing the cost of virus propagation. There will be no touches, कोई पेपर में टच नहीं होगा तो वायरस प्रोपेगेट नहीं होगा, no contamination, and also it is saving the environment also. An estimate says in order to print and promote the budgets, nearly 5 lakh pages were used to print it. तो अब ये प्रिंट जो है वो बच रहा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। दूसरा, देश में सबसे पहला पेपरलेस बजट किसने पास किया, तो यूनियन गवर्नमेंट ने। राज्यों में सबसे पहले किसने पास किया, तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ये गुजरात का बजट पेश हुआ है, ये एक पेपरलेस बजट था। इज इट द फर्स्ट? सो नो, इट इज़ नॉट द फर्स्ट। फर्स्ट वॉज द उत्तर प्रदेश। 0.6% of GSDP growth. The growth of GDP is 0.6%, जो पहले बहुत अच्छी हो रही थी, 9% के आसपास मानी जा रही थी, that has reduced to 0.6 because of the COVID-19 pandemic. Fiscal deficit is of 5% of the GSDP. Fiscal deficit means that is those deficit, अपने खर्चे को पूरा करने के लिए बाहर से जितना कर्ज लेते हैं उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो ये कितनी है, 5%, यानी टोटल जीडीपी का 5% जो है वो हमने कर्ज के तौर पे बाहर से लिया हुआ है अपने खर्चे को अलग से मेंटेन रखने के लिए। तो ये जो है पहले नॉर्मली ये 3% के आसपास होता था, लेकिन अभी क्या हुआ, फाइनली जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2% हम एक्स्ट्रा लोन लेंगे जीडीपी का, तो 3 + 2 यानी कि 5% अब फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें काम की। इसके अलावा कुछ भी जानना आपके काम के लिए एग्ज़ाम में ना आज तक पूछा गया है ना कभी पूछ सकते हैं, उनका कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि पैसा आता कहाँ से। ठीक है, तो ब्रेकअप देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये स्टेट को उनके जीएसटी से मिल रहा है। उसके बाद नॉन टैक्स, यानी कि नॉन टैक्स जीएसटी, ऐसे टैक्स जो जीएसटी के बाहर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स हो गया, ठीक है, रेवेन्यू पेपर पे, स्टैम्प आप ज़मीन खरीदते हैं बेचते हैं उस पर टैक्स हो गया, अल्कोहल पे, केरोसिन पे, इस तरह के टैक्सेस को लेकर भी कितना है, 22% वहाँ से आता है। अंडरस्टूड, 27% वहाँ से आ रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट ने कुछ पैसा किसी को लोन में दे रखा है, ठीक है, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी एक तरह की रेवेन्यू है, लेकिन वो टैक्स से नहीं आ रहा है, सो उसको कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आता है। 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब हम कोई सामान या सर्विस खरीदते हैं तो हमको डायरेक्टली वो देना पड़ता है टैक्स गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट को हम इनकम टैक्स देते हैं, तो दैट इज़ डायरेक्ट।
और जब गवर्नमेंट से हमने कोई सामान खरीदा है, मार्केट में हम कुछ खरीद रहे हैं तो उसका जीएसटी देना होता है। पहले वैट था, तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो इनडायरेक्टली हम पे करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सो द टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर इनडायरेक्ट टैक्स एंड द टैक्स विच वी आर पेइंग डायरेक्टली इन द इनकम टैक्स ऑफिस इज अ डायरेक्ट टैक्स। अंडरस्टूड। सो यहाँ से इतने पैसे आते हैं। फिर कितना 2% आता है पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट में जो पब्लिक अपने LIC हो गया, EPFO हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, वहाँ पे जो पैसा जमा कराती है वो कितने हो जाते हैं, 2% के आसपास। ठीक है, 10% आता है शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस। जो सेंटर जो टैक्स में शेयर करती है, 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 41% का पूल जो टैक्स मिलता है, तो उनमें से गुजरात को कितना मिलता है, गुजरात की टोटल GDP का 10% के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया रुपया आता है। अब रुपया खर्च कहाँ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है डेवलपमेंट में, 59%, 60% के आसपास जो है वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहे हैं। बाकी के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, 29% और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स सैलरी देते हैं स्टेट एम्प्लॉयज़ को, सरकारी खर्चा होता है, पेट्रोल का, फ्यूल का भाड़ा, ज़मीन का भाड़ा। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, बजट पेश कर रहे हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, असेंबली चल रही है, TV चल रहा है, बजट छपवा रहे हैं। सो इन सारे खर्चे को जोड़ के ये कितना परसेंट है, टोटल इज़ 29%। तो सबसे ज़्यादा इसी में खर्चा होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है डेवलपमेंट में, देन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, देन इट इज़ गोइंग टू बी द लोन। जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट देना होता है, तो उसमें 0.29% एंड पेमेंट टू द पब्लिक डेप्ट। जो गवर्नमेंट का जो डेप्ट है, गवर्नमेंट ने, पब्लिक ने जो गवर्नमेंट में रिसिप्ट यहाँ आप देख रहे होंगे चुका कर रखा था, LIC में हो गया या PFO में हो गया या सरकारी बैंक में हो गया या अलग किसी NGO के माध्यम से लोग अपना पैसा सरकार के पास जमा करते हैं, तो वो देना भी तो पड़ता है। तो वो देना कितना पड़ता है, टोटल 10%, और उस पर इंटरेस्ट भी होता है। तो वो लोन और टोटल कैपिटल और इंटरेस्ट मिलाकर 10% के आसपास वो भी होता है। तो यहाँ से पैसा आता है और यहाँ से पैसा जाता है। ठीक है, ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुजरात बजट के फैक्ट्स तो हमने देख लिए थे। अब इस बजट से कुछ की इन्फ्रेंसेस हमारे लिए क्या काम है, ऐसे एलिमिनेशन स्टेटमेंट जो बजट में एलिमिनेशन के रूप में स्टेटमेंट आ सकते हैं, तो उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन में कैसे एलिमिनेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो बजट से जानने वाली मुख्य चीज़ है, पहली बात तो क्या क्या बढ़ा है। पहली बात तो कोई टैक्स, नया टैक्स नहीं आया। तो अगर कोई ऑप्शन में आपका आता है कि दिस टैक्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस और दिस हैज़ बीन रिड्यूस्ड, जो था वैसा ही वैसा है। टैक्स स्लैब में कुछ ना चेंज हुआ है, ना बढ़ा है, ना घटा है, वैसा का वैसा ही रहा है। अब किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है, तो मनरेगा की एलोकेशन, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में बढ़ोतरी हुई है, पैसे का एलोकेशन की बढ़ोतरी हुई है, एजुकेशन की बढ़ोतरी हुई है, यानी एजुकेशन में फ़ंड की बढ़ोतरी हुई है। और कहाँ कहाँ कमी हुई है, तो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ में कमी हुई है, पोस्ट मार्टिकुलेशन स्पेशली फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज़ उसमें कमी की गई है, एंड ट्राइबल डिपार्टमेंट्स में कमी गई। क्यों, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 कैश क्रंच। कोविड-19 की वजह से रेवेन्यू कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो खर्च कम करना पड़ेगा। तो इन सब जगहों पे कमी की गई है, इन दो जगह पे बढ़ाई गई, यानी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने, और थोड़ी सी और जो स्कॉलरशिप वगैरह है या फूड सब्सिडी है, जो कंजम्पशन है, उन पर पैसा हटाकर यहाँ लगाया है। ठीक है, तो ये की इन्फ्रेंसेस है। इसी स्टेटमेंट को अगर आपको पता होगा तो आप इसके मेंस में भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के पेपर में भी लिख सकते हैं, और PT में ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ना इम्पॉर्टेंट एलोकेशन देख लेते हैं। तो 32,000 करोड़ रुपए जो है एजुकेशन को मिला हुआ है। 10 करोड़ रुपया संस्कृत पाठशाला, 37 संस्कृत पाठशालाएँ बनाने के लिए 10 करोड़ अलग से दिया गया है। हेल्थ एंड फैमिली वेयर को 11,000 करोड़ दिए गए हैं, यानी फॉर वैक्सीनेशन हो गया, कोविड मैनेजमेंट हो गया, सैनिटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1500 करोड़ अहमदाबाद मुंबई एक बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट जो चल रही है उसको दिया गया है। और 200 करोड़ रुपया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास होटल्स, रेसिडेंस, बस सर्विस वगैरह को डेवलप करने के लिए दिया गया है। तो ये की एलोकेशन है। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये आंकड़े भी आप एक राउंड फिगर में याद रखिए, कंप्लीट फिगर में याद रखने जाएंगे तो इनका कोई एंड नहीं है। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल। ओके, नाउ मेजर स्कीम्स क्या क्या है। मेजर स्कीम है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 2 लाख गवर्नमेंट जॉब देंगे। गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट बोर्ड्स में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ग्राम पंचायत में, इस तरह की चीज़ों में 2 लाख सरकारी जॉब मिलेगी और 20 लाख प्राइवेट सेक्टर में जॉब हम क्रिएट करेंगे, यानी जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बढ़ाएंगे। देंगे उसकी गारंटी नहीं है, उसकी जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है। नाउ सेकंड इज़ वन बंधु योजना। वन बंधु कल्याण योजना मीन्स इट इज़ बेसिकली फॉर द कम्युनिटी लिविंग इन द कल्चरल एंड ट्राइबल पीपल। तो उनके में यूज़ करने के लिए वन बंधु, यानी वन में जो लोग रहते हैं, गुजरात का जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं 5 साल तक। दूसरा है सागर खेड़ू, यानी कि फिशरमैन एंड द कोस्टल एरियाज, 15 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड करके 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं 5 साल के लिए। दूसरा है
कृषि खेडूत कल्याण योजना, दैट इज़ फॉर द फार्मर्स। कितने दिए गए हैं? तो इट इज़ 25,000 करोड़ रुपए फॉर कृषि खेडूत कल्याण योजना। नाउ मिशन गुरुकुल योजना, as have been told earlier, 37 pathshalas are going to be established under this scheme and 10 crore rupees will be given to him under the Gujarat Sanskrit Development Board. One important social sector scheme is गंगा स्वरूप पुनः लग्न योजना। ठीक है, ये विडोज़ रीमैरिज के लिए अच्छे एक स्कीम चलाई जा रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं। एथिक्स के पेपर में हो गया, या सोशल वेलफेयर हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, वुमेन डेवलपमेंट हो गया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। 50,000 रुपये हर महिला को जो पुनः विवाह करेंगी, किसी न किसी कारण से वो विडो हो गई हैं, इफ़ दे रीमैरी दे विल बी गिवन 50,000 पर हेड। नाउ थर्ड लास्ट वन इज़ फॉर द एनवायरमेंटल एंड एनर्जी सेक्टर भाड़भूत प्रोजेक्ट बैरेज। भाड़भूत बैरेज, जो नर्मदा का पानी समुद्र में बिना काम का जा रहा है, उसको अंकलेश्वर के पास एक भाड़भूत नदी है, उसकी सहायक ट्रिब्यूटरी, वहाँ पर एक स्टोरेज बनाकर उसको स्टोर करना है। तो ये सारे की इंपॉर्टेंट स्कीम और एलोकेशन थे। ऐसे पढ़ने के लिए तो जाएंगे तो हर तरह में, कहीं म्यूजियम बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं लाइट बन रही है, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने की समराइज़ कर लिया है। अब आगे चलते हैं एक और, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बजट के पास, सरकारों के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना भी खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए दी जाए तो सब कुछ फ्री में खर्च कर देगी, सबको फ्री में लैपटॉप दे दो, मोबाइल दे दो, पैसा कहाँ से लाओ? तो लोन ले लो। तो अपनी स्टेट की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपके स्टेट की जीडीपी पर ज़्यादा लोन ना बढ़े, पब्लिक पे लोन का खर्च ना हो और सरकार ऐसी मुफ्त में चीज़ें ना बांटते रहे, उसके लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2005 में पारित किया गया था गुजरात सरकार द्वारा। उसके अंदर उनको बताना होता है कि हमारे पास कितना लोन है, कितना आ रहा है, उस लोन को हम कैसे चुकाने वाले हैं और किस तरह से हम उसको कम करने वाले, सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ होती हैं। उसके अंदर क्या जानने की चीज़ें हैं? तो पहला है कि जो सेंट्रल ग्रांट्स होता है उसमें कमी आई है। जाहिर सी बात है, सेंट्रल का इनकम कम हुआ है तो सेंट्रल ग्रांट भी कम मिलेगा। और फाइनेंस कमीशन ने क्या है, तो पहले 42% था, उसको क्या कर दिया, 41% कर दिया, तो जाहिर सी बात है कम होने वाली है। जीएसटी रेवेन्यू जो है वो कम होने वाला है, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से ट्रेड एंड इकोनॉमी पे रोक लगी तो ये कम हो गया। दूसरा है रेवेन्यू सरप्लस है, यानी कि इसके जो खर्चे हैं, नॉर्मल जो डे टू डे खर्चे में जो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है और रेवेन्यू उससे जो आ रहा है, रेवेन्यू आने वाला जो खर्चा है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू के सेक्टर में तो वो सरप्लस है, लेकिन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में वो फिर क्या हो जाता है, माइनस हो जा रहा है। इसलिए उनका जो टोटल है फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5% के आसपास बढ़ रहा है। इसमें से 2% वो अभी एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं लोन लेने के लिए, टू डू सम कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये 5 चीज़ें FRBM के अंदर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि नर्मदा वाटर जो है अजी डैम। नाउ वेयर इज़ अजी डैम? सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट इज़ एट द राजकोट। ठीक है, इट इज़ नियर द अजी डैम इज़ इन द राजकोट। सो यू कैन हैव अ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि भाई नर्मदा का पानी, PM मोदी का जो विजनरी स्कीम था कि नर्मदा का पानी को थ्रू टनल्स, लिफ्ट टनल्स, इरिगेशन टनल से सौराष्ट्र कच्छ तक ले जाने की स्कीम आज क्रियान्वयन हो रही है। सरदार सरोवर के माध्यम से पानी बनता है वहाँ से और सीधा जाता है कच्छ में, सौराष्ट्र में, बुढ़ासा में। ठीक है, इस तरह के एक अजी डैम है, वो कहाँ है? सौराष्ट्र में। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। तो आज के वीडियो में लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।